बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम MGT 401 के चैप्टर नंबर 1 की बात करेंगे। MGT 401 यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2। कुछ बातें चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मद्देनजर रख लें। सबसे पहली चीज ये कि इस सब्जेक्ट का प्री रिक्विजिट है MGT 101। अब जिसको MGT 101 पे ग्रिप नहीं है वो उसको ये सब्जेक्ट ठीक से समझ नहीं आएगा और अल्टीमेटली वो कहेगा कि सर आपको तो पढ़ाना नहीं आता। बात सीधी सी है। क्योंकि इसमें हमने MGT 101 के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस नहीं करना। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 है। इसमें बेसिकली हमें IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को डिस्कस करना है, उसके कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को डिस्कस करना है और आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इन चीजों के हवाले से बात करनी है। हमें बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस यहाँ पे बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, एक बात तो ये क्लैरिफाई होगी और ये आगे भी मैं लेक्चर के दौरान भी ये बातें डिस्कस करता रहूंगा कि बेटा जो जो जहां जहां फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 का कॉन्सेप्ट आता जाएगा मैं आपको बताता जाऊंगा कि ये कॉन्सेप्ट आपको MGT 101 से ही मिलना है। ठीक है, उसका मेरी प्लेलिस्ट मौजूद है, आप उसको स्टडी कर सकते हैं करना चाहे तो। नहीं तो आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन मैंडेटरी है इसके लिए वो, इसलिए तो आपने जब ये सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है LMS के अंदर भी तो वहां भी प्री रिक्विजिट MGT 101 लिखा हुआ था। खैर हम इस के सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं और उसकी तरफ जाने से पहले एक और चीज डिस्कस कर लें कि जो पेपर पैटर्न है स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं। मैं हैरान होता हूँ कि जब आपने पहला सेमेस्टर कवर अप कर लिया है तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न एक ही रहता है। मिड टर्म 38 मार्क्स का होता है, उसमें 22 MCQs होते हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और 2 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं जो करने होते हैं। 3 लॉन्ग आते हैं, 2 करने हैं, 3 शॉर्ट आते हैं, 2 करने हैं। 27 MCQs आते हैं, 22 की वेटेज होती है। इसी तरह फाइनल्स के लिए भी 60 मार्क्स का पेपर होता है आपके। 32 MCQs 3 आपने लॉन्ग करने होते हैं, 4 आपने शॉर्ट करने होते हैं और 33 मार्क्स के आपके MCQs होते हैं। ठीक है, खैर चैप्टर की तरफ आते हैं। IASB पहला टॉपिक है जी, टॉपिक 17 तक हमने जाना है। टॉपिक 1 है जी IASB कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। IASB एक स्टैंडर्ड बोर्ड है जो अकाउंटिंग हमें स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है। पर्पस है क्या? टू असिस्ट द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड टू डेवलप IFRS स्टैंडर्ड्स दैट आर बेस्ड ऑन कंसिस्टेंट। बोर्ड का काम क्या है कि ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम जो है उसको गाइड करता है कि जी आपने स्टैंडर्ड किस तरह से बनाने हैं। ठीक है, यानी कि ओवरऑल आप कंसीडर कर लें कि ये बोर्ड जो है ये मामला बाकी नीचे वाले तमाम मामला को होता है और इसके अंडर ये IFRS स्टैंडर्ड जो है ये काम कर रहा होता है। IASB in promoting harmonization of regulation, accounting standards। अब ये बाकी मामला भी इसी तरह से हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो गई, मुख्तलिफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गए, प्रोसीजर्स हो गए, ये सारे किस तरह से मामला हैंडल होते हैं। उससे आगे भी चले टू असिस्ट नेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बोर्ड इन डेवलपिंग नेशनल। और जो नेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बोर्ड्स हैं मतलब कि कोई हर कंट्री का अपना एक स्टैंडर्ड बोर्ड है। अब पाकिस्तान की बात कर ले, पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड बोर्ड है वो बेसिकली वो है SECP सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और इसका काम क्या है कि इसने कंपनीज एक्ट को इम्प्लीमेंट कराना है और कंपनी एक्ट के अंदर तमाम फॉर्मेट, तमाम चीजें, हर चीज मेंशन प्रॉपर्ली कर दी गई है। The conceptual framework is divided into 8 chapters। 8 चैप्टर्स हैं इसके। उन चैप्टर्स को हम सेपरेटली रीड करेंगे। यहाँ से नाम पढ़ के टाइम जाया करने का फायदा नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक नंबर 2 है ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? अब देखिए, अगर ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव का पहला, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट रिपोर्टिंग एंटिटी दैट इज यूजफुल टू एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। प्रोवाइड क्या है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रिपोर्टिंग एंटिटी के हवाले से। किस किस को? इन्वेस्टर्स को, लेंडर्स को या क्रेडिटर्स को। इन मेकिंग डिसीजन रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग सोर्सेज टू असिस्ट सोर्सेज असिस्ट। किधर गया? अच्छा ले, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास है, अब इसमें क्या कुछ है, एक तो हमारे पास फाइनेंशियल पोजीशन है और दूसरा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। दो चीजें हमारी होती हैं। अब जो बैलेंस शीट होती है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, वो हमें कंपनी की स्ट्रेंथ वीकनेस बताती है। कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, कंपनी की लायबिलिटीज क्या है, कंपनी का इक्विटी क्या है। जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है ये बताती है कंपनी ने रेवेन्यूज कितने कमाए और उन रेवेन्यू से कंपनी ने प्रॉफिट कितना कमाया। उसके बाद जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दो तरह की होती है,
यानी कि अकाउंटिंग दो तरह की है, एक अक्रूवल बेसिस है और एक कैश बेसिस है। और नॉर्मली जो फॉलो की जाती है वो अक्रूवल बेसिस फॉलो की जाती है। ठीक है, अकाउंटिंग के दो टाइप्स हैं, एक अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग है, कैश बेसिस अकाउंटिंग है। मैं इसका थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई फिर भी करता चलूं। कैश बेसिस अकाउंटिंग ये कहती है कि आपने उस वक्त रिकॉर्ड करना है कोई भी एसेट है, कोई भी एक्टिविटी है, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन उस वक्त रिकॉर्ड करनी है कि जब आप कैश रिसीव करते हैं। कैश बेसिस अकाउंटिंग जो है, रिकॉर्ड व्हेन एक्चुअली कैश रिसीव्ड और पेड। जब आप एक्चुअली कैश रिसीव करते हैं, पे करते हैं, तो वो कैश अकाउंटिंग आ गया। अक्रूवल कहता है कि ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड व्हेन अकर्ड। ट्रांजैक्शन उस वक्त रिकॉर्ड करनी है जब वो अकर होती है, बस दैट्स इट। ये अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग करती है। नेक्स्ट मतलब ये कि आपने उधार सेल्स की है, आपने रिकॉर्ड करनी है। कैश अकाउंटिंग कहती है कि जब पैसे आएंगे तब आपने रिकॉर्ड करनी है, तब तक आप रिकॉर्ड कर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब आप रूटीन में देखें, जो जो हर चीज रिकॉर्ड होती है, तो उसका मतलब है कि हम अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 3, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्टिंग एंटिटी। इसमें हमारे पास यहाँ पे बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, बाकी चीजें अपनी जगह पे, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमने पढ़ना है। ये क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर यूजुअली prepared on the assumption that entity is going concern and will continue to operate for the foreseeable future। यानी कि जो एंटिटी है वो अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक चलेगी, एंड कोई बिजनेस इसलिए यूज नहीं किया जा रहा कि वो 2-4 महीने, 6 साल, 10 साल, 50 साल बाद हमने बंद कर देना है। वो अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक चलना है, फोर्सिबल फ्यूचर। दिस का गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, आगे कॉन्सेप्ट आने हैं, हम देखते जाएंगे। अच्छा, ये आगे चलेंगे। टॉपिक नंबर 4 है जी एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट्स, अगर हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बात करते हैं तो उसमें आता है एसेट्स, लायबिलिटी और इक्विटी। ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है। अगर हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो उसमें दो ही चीजें आती हैं, इनकम और एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे आप मुझसे ये पूछें कि सर एसेट क्या है, लायबिलिटीज क्या है, इक्विटी क्या है, इनकम क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, मैं बता के जाऊंगा। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को एमजीटी 101 का कोर्स अब क्लियर है, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, उनको ये सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। वो सुनते ही उनको क्लैरिफाई हो गया ये चीजें क्या है और क्या बात हो रही है। उन्हें पता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या लिखा जाता है, उन्हें पता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में क्या लिखा जाता है। यानी कि ये आपकी इनकम स्टेटमेंट है, और ये आपकी बैलेंस शीट है, और आप वहां पे ये बना के आ चुके हैं। ठीक है जी। वैसे मैं बताता चलूं, एसेट क्या होता है, हर वो रिसोर्स जो कि आपको फायदा दे सकता है वो आपका एसेट है। लायबिलिटी क्या है, हर ऑब्लिगेशन, हर जिम्मेदारी, हर पेबल्स आपकी लायबिलिटी है। इक्विटी क्या है, जो सरमाया मालिक ने बिजनेस में लगाया है वो इक्विटी है। इनकम जो चीजें बेच कर, गुड्स सेल करके या सर्विसेज रेंडर करके आपने जो पैसा अर्न किया है वो आपकी इनकम है। एक्सपेंसेस, उस पैसा को अर्न करने में जो आपने खर्चा किया है वो आपका एक्सपेंसेस है। बाकी रीड आउट आपने करना है। आगे चलेंगे, टॉपिक नंबर 5, आइडेंटिफाई एसेट्स। एसेट आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो ऑफिस स्टेशनरी ये हमारा एक्सपेंस होता है, कंप्यूटर प्रिंटर हमारा एसेट है, एयर कंडीशनिंग प्लांट हमारा एसेट है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस मशीनरी ये एक्सपेंस है, बिल्डिंग परचेज की है ये एसेट है, रेंट पर बिल्डिंग ली है ये भी एक्सपेंस है। आइडेंटिफाई लायबिलिटीज, लोन फ्रॉम बैंक से लोन लिया, लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी आपकी, फैसिलिटी अभी अगर ओवरड्राफ्ट ले लिया तो लायबिलिटी बनेगी। कैश रिसीव इन एडवांस फ्रॉम कस्टमर, अब एडवांस में ले लिया ये भी आपकी लायबिलिटी है। कैश रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, ये आपका वो रेवेन्यू के बदले में कैश आया है तो ये आपका एसेट बैंक कहलाता है। इशू ऑफ बॉन्ड टू रेज फंड्स फ्रॉम पब्लिक, ये आपकी लायबिलिटी है। ठीक है जी। मैं बता रहा हूँ, बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है, ये अगर ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है तो आपका की लायबिलिटी है, अगर सिर्फ फैसिलिटी आपको मिली है, अभी आपने ओवरड्राफ्ट लिया नहीं है, तो ये लायबिलिटी नहीं कहलाएगी। रिकॉग्निशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
जी, एलिमेंट्स रिकॉग्नाइज कौन-कौन से करने हैं, किस तरह से करने हैं। अब यहाँ भी देखें बात वही आ गई कि जनाब हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है इंटरनेशनल AISB जो है ये बताता है कि कौन-कौन से एलिमेंट्स एसेट्स हैं, कौन सी लायबिलिटीज हैं, कौन सी इक्विटी है, इनकम है, एक्सपेंसेस है। ठीक है? आप फिर भी चाहें तो आप गूगल पे जाएँ, तो आपको वो प्रॉपर वैसे तो एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, इनकम सारे ही MGT 101 में मैंने डिटेल में समझाए हुए हैं। आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है? लेकिन थोड़ी-सी लोगों के लिए यहाँ भी डिस्कशन कर लेते हैं कि बिज़नेस के अंदर बिल्डिंग आपका एसेट है, उधार में चीज़ें खरीदी हैं जिसको पैसे देने हैं वो आपकी लायबिलिटी है, बैंक से लोन लिया है लायबिलिटी है, जो बिल्ड आपकी बिल्डिंग का रेंट है वो एक्सपेंस है, एम्प्लॉइज़ को सैलरी देनी है, सैलरीज़ एक्सपेंस है, मालिक ने सरमाया लगाया है वो एसेट है, सॉरी इक्विटी है। ठीक है? तो जो-जो चीज़ें फ़ायदा दे रही हैं वो एसेट है, जो पेएबल्स हैं वो लायबिलिटी है, जो हम खर्चे कर रहे हैं वो एक्सपेंसेस हैं, जो सेल करके पैसे आ रहे हैं वो रेवेन्यूज़ हैं और जो सरमाया मालिक लगा रहा है वो कैपिटल है। नेक्स्ट है जी रिकग्निशन क्राइटेरिया क्या होता है? प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एज सर्टेन आइटम will flow to or from the entity and the item has cost or value that can be measured on a liability। देखें जी बड़ा जबरदस्त बात की यहाँ पे कि रिकग्नाइजेशन क्राइटेरिया हर चीज का वैसे तो डिफरेंट है, लेकिन अगर किसी से को फायदा मिल रहा है और उसी को कॉस्ट भी है तो वो आपका एसेट कहलाएगा। ओनली आइटम दैट मीट द डेफिनेशन ऑफ एसेट लायबिलिटी इक्विटी, हर वो चीज जो इनकी डेफिनेशन को मीट करे वो रिकग्नाइजेबल है। ठीक है? उसके बाद अगली बात कर रहा है नॉट रिकग्नाइजिंग एन आइटम दैट मीट्स द डेफिनेशन ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट कैन मेक एक्सक्लूड यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सॉरी information and the statement of financial performance less complete and can exclude useful information। अब जो इनकी डेफिनेशन पांचों की डेफिनेशन को फुलफिल, कोई एक की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा तो वो अल्टीमेटली हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देख लें an asset or liability is recognized only if recognition of that asset or liability of any resulting income expense changes in equity provides users for financial statement, जो बाकायदा आपको उसकी इंफॉर्मेशन उसकी डेफिनेशन के मुताबिक प्रोवाइड कर रही है वही उसका रिजल्टेंट फैक्टर है। आगे चलेंगे जी फेथफुल रेपुटेशन छोड़े 7 पे आते हैं जी। डी रिकग्निशन ऑफ एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डी रिकग्निशन यानी कि उस एसेट उस पर्टिकुलर एलिमेंट को उस पर्टिकुलर हेड से निकालना। डी रिकग्निशन इज द रिमूवल ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ एन एसेट और लायबिलिटी फ्रॉम द एंटिटी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। आप फाइनेंशियल पोजीशन में से उस पर्टिकुलर एसेट को निकाल देते हैं। जिस तरह मैं आपको बात करूं कि आपका कोई एसेट है, वो डेप्रिसिएट हो गया कंप्लीटली, वैल्यू जीरो होगी तो उसे डी रिकग्नाइज कर दिया जाएगा क्योंकि अब वो एसेट आपकी बैलेंस शीट का हिस्सा नहीं रह सकता। फॉर लायबिलिटी डी रिकग्निशन नॉर्मली अकर्स व्हेन द एंटिटी नो लॉन्गर हैज प्रेजेंट एप्लीकेशन। अगर आपकी एप्लीकेशन नहीं है, आपने पैसे दे दिए हैं, सैलरी पेएबल थी, पे कर दिया, तो अब वो डी रिकग्निशन होगी उस पर्टिकुलर एक्टिविटी की। ठीक है? यहाँ पे दोनों को हाईलाइट कर देते हैं, तीनों को हाईलाइट कर देते हैं। Any asset or liability which has expired or been consumed, collected, fulfilled or transferred will be de-recognized। कोई भी एसेट यहाँ एक्सपायर हो गया, आपने कंज्यूम कर लिया, कलेक्ट कर लिया या ट्रांसफर कर दिया, तो फिर आपके लिए वो डी रिकग्नाइज हो गया। ये उसकी डी रिकग्निशन की रियल टाइम डेफिनेशन है। आगे प्रोसीड करेंगे। टॉपिक नंबर 8 है मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब हम बात करनी है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को मेजर कैसे करना है। तो इसकी मेजरमेंट के लिए हम चलेंगे, तीन चीजें हमें बताई गई। एक तो हिस्टोरिकल कास्ट है, दूसरी करंट वैल्यू है। अब जो हिस्टोरिकल कास्ट है ये क्या होती है ये हमें देखना है, और दूसरी करंट वैल्यू में तीन फर्दर चीजें हैं, फेयर वैल्यू, वैल्यू इन यूज एंड करंट कॉस्ट। तो चलते हैं इनको अलग-अलग देखते हैं कि ये चीजें क्या है। सबसे पहले आ गया जी हमारे पास हिस्टोरिकल कास्ट। तो हिस्टोरिकल कास्ट बेसिकली होती है वो कास्ट, वो वैल्यू जिस पर वो पर्टिकुलर एसेट आपने परचेज किया है। Historic cost can measure provide monetary information about asset, liability, and related income and expense. Using information derived at least in part from the price of transaction or other event give rise to them। जिस वक्त वो राइज हुआ, जिस वक्त परचेज किया गया, जिस वक्त वो लिखा गया, उस वक्त उसकी जो कास्ट, जो वैल्यू लिखी गई है वो उसकी हिस्टोरिकल कास्ट कहलाती है। अब यहाँ पे देखिए हिस्टोरिकल कास्ट, ये इतनी सी डेफिनेशन थी, जरूर पढ़िएगा। हिस्टोरिकल कास्ट ऑफ एन एसेट व्हेन इट इज अक्वायर्ड और क्रिएटेड टू वैल्यू ऑफ द कास्ट। ठीक है जी।
जिस वक्त उसको एक्वायर किया या जिस वक्त उसकी वैल्यू क्रिएट हुई एक्वायरिंग की, तो वो क्या कहलाएगा, वो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट कहलाएगी। इसी तरह हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एसेट इज अपडेटेड ओवर टाइम टू डिपिक्ट इफ एप्लीकेबल द कंजम्पशन ऑफ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज दैट कंस्टिट्यूट द एसेट डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन। हिस्टोरिकल कॉस्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम अपडेट भी होती है, ठीक है। जिस तरह के एसेट डेप्रिसिएट हो रहा है तो फिर उसकी वैल्यू कम से कम होती चली जा रही है। Payment received that extinct part of all the asset. The effect of economic event that caused part of all historic cost to asset to be no longer recoverable. Impairment. जी आगे चल के impairment का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसके अंदर क्या कह रहा है वो कि हमको पेमेंट रिसीव कर लेते हैं या कोई पार्ट ऐसा है जो कि हमारे लिए अब रिकवरेबल नहीं रहा, तो वो उसकी कॉस्ट से हट जाएगा, ठीक है। बाकी इन शॉर्ट आप समझ लें कि हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं कि जो जिस रेट पर आपने कोई एसेट परचेज किया है उस पर आप जो कॉस्ट रिकॉर्ड होती है। दूसरे लेवल में देख लें, यहाँ पे ये बात एक और उसने काम की लिखी है कि आपने हिस्टोरिकल कॉस्ट जज करने, तो अब ये देखिए कि कोई भी एसेट जो डेप्रिसिएट हो रहा है, तो जिस वैल्यू पे वो डेप्रिसिएट हो रहा है वो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है, ठीक है जी। नेक्स्ट चलेंगे जी, मेजरमेंट ऑफ फेयर वैल्यू। अब अगला होगा हमारा पास फेयर वैल्यू। अब ये मैं वापिस आता हूँ पीछे, ये देखें जी, करंट वैल्यू में फेयर वैल्यू था, वैल्यू इन यूज था और करंट कॉस्ट था। तो फेयर वैल्यू टॉपिक आया जी, इसको पढ़ते हैं। फेयर वैल्यू क्या है? फेयर वैल्यू एक रीजनेबल वैल्यू जो मार्केट में आपकी पर्टिकुलर एसेट की मौजूद है, उसको फेयर वैल्यू कहा जाता है। फेयर वैल्यू द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल एन एसेट और पेड टू ट्रांसफर अ लायबिलिटी। ओह सॉरी, माय मिस्टेक। आपको एसेट से, हाँ नहीं सॉरी, माय मिस्टेक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसका एंगल चेंज हो गया। मैंने ये कहा कि फेयर वैल्यू जो मार्केट में उस पर्टिकुलर एसेट की वैल्यू चल रही है वो फेयर वैल्यू कहलाएगी। तो यहाँ भी यही बात है कि आपको एसेट सेल कर रहे हैं, तो सेल करने पे जो प्राइस आपकी रिकवर होगी वो फेयर वैल्यू होगी, ठीक है। तो वही बात है ना, जो मार्केट में प्राइस प्रिवेल करे वही आपकी रिकवर होगी। फेयर वैल्यू रिफ्लेक्ट द perspective of market participant in the market to which the entity has access। फेयर वैल्यू के अब मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं वो जो वैल्यू डिटरमाइन करेंगे वो फेयर वैल्यू कहलाएगी। In some cases, fair value can be determined directly by observing prices in an active market. In other cases, it is determined directly using measurement techniques. For example, cash flow basis measurement technique reflecting all the following factors. मैं चले यहाँ पे आपको दो चीज फाइनेंस के हवाले से बताऊं, चीजें आपको फर्दर क्लैरिफाइड हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, आगे भी पढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करता चलो। देखिए, हम दो तरीके हैं, एक तो मार्केट में जाते हैं और प्राइस को चीज को देखते हैं और उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं। दूसरा हमारे पास होता है, जिस तरह की फाइनेंस की बात कर लें कि फाइनेंस के अंदर कॉन्सेप्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, ठीक है। या उसके अलावा और भी हैं, मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं शेयर की प्राइस कैलकुलेट करने के लिए, बॉन्ड की प्राइस कैलकुलेट करने के लिए। तो उन टेक्निक्स को यूज करके आप प्राइस निकाल लें, फिर वो भी फेयर वैल्यू कहलाएगी, और आप मार्केट की प्राइस को यूज कर लें तो वो भी फेयर वैल्यू कहलाएगी। यहाँ पे बात करें एस्टिमेट्स ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। अब देखिए ना, कोई एसेट है या कोई बॉन्ड है तो उस पर फ्यूचर कैश फ्लोज, या कोई शेयर है तो उसके पर फ्यूचर कैश फ्लोज क्या आने हैं, उसके हिसाब से उसकी प्राइस डिटरमाइन होती है। पॉसिबल वेरिएशन द एस्टिमेट अमाउंट ऑफ टाइमिंग, और जो प्रीवियसली जो वेरिएशन आई हैं उन वेरिएशन को मद्देनजर रखते हुए हमें हम प्राइस को डिटरमाइन करें तो वो उसकी फेयर वैल्यू कहलाएगी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट उसने डिस्कस कर दिया। द प्राइस ऑफ बेरिंग अनसर्टेनिटी इनहेरिटेंस ऑफ कैश, इनहेरेंट ऑफ कैश, कोई अनसर्टेनिटीज है तो उनके हवाले से कैश में जिस तरह वो हम करते हैं कि कंडीशन अच्छी है तो चीज प्रीमियम बेच दी, कंडीशन बुरी है तो डिस्काउंट पे बेच दी। तो वो ये सारी चीजें ही आपकी प्राइस की डिटरमाइन करने के लिए हेल्प करती हैं। नेक्स्ट आता है जी हमारे पास टॉपिक नंबर 11 है मेजरमेंट ऑफ वैल्यू इन यूज एंड फुलफिलमेंट वैल्यू। जो हम एसेट्स की वैल्यू या लायबिलिटीज की वैल्यू। अब मेजरमेंट वैल्यू हमने करना है। वैल्यू इन यूज इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो और अदर इकोनॉमिक बेनिफिट दैट एन एंटिटी एक्सपेक्ट टू ड्राइव फ्रॉम यूज ऑफ एसेट फ्रॉम इट अल्टीमेट डिस्पोजल। उसको डिस्पोजल करने से पहले तक जो भी वैल्यू उसकी आपके पास मौजूद है वो उसकी मेजरमेंट वैल्यू है। यानी कि एक तो हिस्टोरिकल कॉस्ट थी, एसेट हमने 1 लाख का खरीदा तो 1 लाख रुपए उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है। अब अगले 4-5 साल उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज होती रही और हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अब वो एसेट 40,000 का रह गया है।
तो वो अब उसकी मेजरमेंट वैल्यू है, ठीक है। हो सकता है मार्केट में जाके वो 30,000 का सेल हो या वो 52,000 का सेल हो जाए, तो वो उसकी फेयर वैल्यू होगी। जो उसकी मेजरमेंट वैल्यू है वो जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मौजूद है वो है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्लैरिफाई हो जाएगा। बिकॉज वैल्यू इन यूज एंड फुलफिलमेंट वैल्यू आर बेस्ड ऑन द फ्यूचर कैश फ्लो दैट दे डोंट इंक्लूड ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंकर्ड इन एक्वायरिंग एन एसेट और टेकिंग इन ऑन अ लायबिलिटी। जी, वही बात यहाँ पे आ गई। हम ये वैल्यूज कैसे निकलती हैं कि फ्यूचर कैश फ्लोज उनसे क्या आने हैं, उस हिसाब से हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऐड नहीं होती, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। आखिरी में आते हैं और एक बात उसने अच्छी की यहाँ पे, value in use and fulfillment value cannot be observed directly or determined using cash flow based on measurement techniques। हम कुछ मेजरमेंट टेक्निक से इनको कैलकुलेट करते हैं, वैसे ऑब्जर्व नहीं हो जाती है। आगे चलते हैं। मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट, करंट कॉस्ट। अब करंट कॉस्ट को कैसे मेजर करें? Current cost of asset is the cost of an equivalent asset at the measurement date, comprising the consideration that would be paid at the measurement date plus the transaction cost that would be incurred at that time। लेकिन जी मेजरमेंट कॉस्ट में ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऐड कर दे और उसके रिप्लेसमेंट में उस इक्विवेलेंट एसेट की जो कॉस्ट है उसके मुताबिक उस कॉस्ट को सेट कर ले तो वो करंट कॉस्ट कहलाएगी, ठीक है। ये इतना सा कॉन्सेप्ट है, वो इतना ही आपने जेब में रखना है, इसको ज्यादा डीप नहीं लेके जाना। दोबारा रिपीट कर दूं, मेजरमेंट कॉस्ट में को आप उसके या तो उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट उसमें ऐड कर दें, मेजरमेंट डेट के मुताबिक मेजर कॉस्ट में ट्रांजैक्शन डेट ऐड का कॉस्ट ऐड कर दें, या फिर उस एसेट के इक्विवेलेंट जो एसेट है उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू आप सेट कर दें तो वो करंट कॉस्ट कहलाएगा। यहाँ पे ये फिर कंफ्यूज नहीं होना, जो हमारी कॉस्ट की फेयर वैल्यू वो मार्केट से हमें मिलनी है, वो हमारी अपनी परसेप्शन नहीं है। नेक्स्ट आएगा हमारे लिए ये कुछ नहीं है। टॉपिक नंबर 14 पे चलेंगे जी। मिनिमम बेसिस प्रैक्टिस हम थोड़ा सा कर लेंगे। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये बहुत सी चीजें हमें अभी भी अगर कोई एम्बिग्यूटी है तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। सैंपल कंपनी परचेज अ फार्म हाउस ऑफ 100 मिलियन इन 1 जनवरी 2011, ठीक हो गया जी। 100 मिलियन का एक फार्म हाउस खरीदा। इट्स यूजफुल लाइफ एस्टिमेटेड 50 ईयर, 50 साल इसकी यूजफुल लाइफ है। 2011 में खरीदा है। फार्म हाउस कैन बी सोल्ड इन मार्केट 31 दिसंबर फॉर 250 मिलियन, 250 मिलियन का मार्केट में बेच भी दिया 31 दिसंबर 2020 को। अब ये 10 साल बाद हमने सेल किया है। चलते हैं। वेयर सेम साइज एंड स्टाइल ऑफ फार्म हाउस इन द सेम लोकेशन कैन बी बॉट फॉर 260 मिलियन। उसी साइज का उसी जैसा जो है वो 260 मिलियन का खरीदा जा सकता है। ऑन विच 10 मिलियन विल बी इंकर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन एंड लीगल फीस, क्योंकि 10 मिलियन उस पर रजिस्ट्रेशन लीगल फीस आई है, इसलिए वो 250 और 10 260 हो गया। मेन द हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट और फेयर वैल्यू। हिस्टोरिकल कॉस्ट सीधी सीधी है 10 100 मिलियन लेस डेप्रिसिएशन फ्रॉम 10 आउट ऑफ 50 इयर्स, 20 मिलियन इक्वल टू 80 मिलियन। जी, उसने कहा जी ये 20 मिलियन उसने खुद से लिखा है, ऊपर उसने बताया नहीं ऐसा कुछ, ठीक है। और सॉरी हाँ, 50 इयर्स है तो 10 इयर्स की 20 मिलियन माइनस हो जाएगी तो 80 मिलियन उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट आ गई। ओके, ये मेजरमेंट कॉस्ट है, इसको मैं कह रहा था ये हिस्टोरिकल कॉस्ट है, ये बात भी क्लियर होगी, ठीक है जी। कि जो भी एसेट जिसने खरीदा है और माइनस डेप्रिसिएशन होती रहेगी, जो कॉस्ट आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मौजूद है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, पहली बात होगी। फेयर वैल्यू, जिस रेट पे आपने उसको सेल किया है वो उसकी फेयर वैल्यू है, ठीक है। और उसमें अगर आप ऐड कर देते हैं उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, 260 मिलियन प्लस 10 मिलियन है, ओके, तो 70 मिलियन इसकी करंट कॉस्ट आ गई। तो तीन चीजें हो गई। इसका मेजरमेंट तो खैर कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट वैल्यू, करंट कॉस्ट और फेयर वैल्यू था। मैंने मेजरमेंट कॉस्ट को हिस्टोरिकल कॉस्ट के साथ मिक्स कर दिया। जिससे पैसा खरीदा है माइनस डेप्रिसिएशन इज कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट, जिस रेट पे आपने बेचा है वो उसकी फेयर वैल्यू, और मार्केट में हमारे करंटली मार्केट में या उसकी इक्विवेलेंट जो एसेट है प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जो भी उसकी कॉस्ट बनती है वो उसकी करंट कॉस्ट है। मतलब हमने सस्ता बेच दिया ना एसेट को। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन थ्रू प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। खैर छोड़े, हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन द सॉर्टिंग ऑफ एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम एंड एक्सपेंसेस। हम ये सॉर्ट आउट करते हैं इन सब चीजों को सेपरेटली, तो दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। एग्रीगेशन क्या है? एग्रीगेशन इज द एडिंग टुगेदर ऑफ एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम, एक्सपेंसेस दैट हैव शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक एंड आर included in the same classification, like balance in different bank accounts where current account or short term deposit account.
देखिए जी, जो मिलते-जुलते एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे हम मल्टीपल बिल्डिंग्स हैं, तो उन सबकी कॉस्ट को ऐड कर दें, तो वो एग्रीगेशन कहलाता है। आप मुख्तलिफ रेवेन्यूज़ को इकट्ठा कर दें, तो वो एग्रीगेशन कहलाएगा। मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स हैं, तो उन सबके बैलेंस को इकट्ठा कर देंगे, तो वो एग्रीगेशन कहलाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा जी हमारे पास फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। रोल ऑफ एससीसीपी। एससीसीपी का रोल क्या है? Company must prepare financial statements in accordance with accounting standards approved as applicable and notified in the official gazette of Securities and Exchange Commission of Pakistan in accordance with rules of Company Act 2017। मैं आपको आसान लफ्जों में समझा दूं, ये इदारा जो है 1997 में बना, 1999 में ऑपरेशनल हुआ। काम इसका ये है कि इसने जो कंपनीज हैं, पहले कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत बनती थी, उनके उस रूल्स के तहत कंपनी को रेगुलेट करता था। फिर इसको 2017 में अमेंडमेंट करके कंपनी एक्ट 2017 बना दिया गया। तो अब एससीसीपी का रोल ये है कि ये इन कंपनी एक्ट के मुताबिक कंपनीज को ऑपरेशनल करता है। ठीक है। रोल ऑफ आईकैप, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन। वैसे आईकैप जो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान है। ये रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकमेंडिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स फॉर नोटिफिकेशन बाय द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये रिस्पॉन्सिबल है इन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को रिकमेंड करने, नोटिफाई करना और फिर इनको इम्प्लीमेंटिंग भी ये इसी ने करवाना था। क्यों? क्योंकि एससीसीपी का रूल है कि आपके अकाउंट्स तब एक्सेप्टेबल होंगे जब वो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट पर्सन से नोट साइन होंगे। Company Act 2017 contains series of appendices called schedules which set out details requirement in certain areas of financial reporting। जी, मुख्तलिफ एरियाज के हवाले से शेड्यूल मौजूद है। जिस तरह की ये आपका एमसीक्यूज है। थर्ड शेड्यूल के अंदर प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट वगैरह कंपनीज के हवाले से डिस्कस है। फोर्थ शेड्यूल में लिस्टेड कंपनीज के हवाले से डिस्कस है। फिफ्थ शेड्यूल में नॉन लिस्टेड कंपनीज के हवाले से डिस्कस है। कौन सी कंपनी नॉन लिस्टेड होगी, कौन सी कंपनी लिस्टेड होगी, कौन सी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, कौन सी नॉन प्रॉफिट है। ठीक है। लास्ट टॉपिक है हमारे आज के लेक्चर का, टॉपिक 17, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इन पाकिस्तान 2। Adoption of IFRS, International Financial Reporting Standard, reporting system, sorry, cannot be applicable in any country without approval of the national regulators in that country। हमारे जो नेशनल रेगुलेटर्स हैं, बेसिकली ये आई कैप है। आई कैप इनको अप्रूव करता है और फिर हमारी कंट्री में ये इम्प्लीमेंटेड होते हैं। तरीका क्या है इसके अडॉप्शन का प्रोसेस? सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप ऑफ इज कंसिडर्ड बाय आई कैप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड व्हिच आइडेंटिफाई एनी इशू दैट मे अराइज ऑन अडॉप्टेशन। वो इसको आइडेंटिफाई करता है और कोई इशू है तो वो अराइज करता है कि ये इशू है जिसकी वजह से हम उनको डायरेक्टली अडॉप्ट नहीं कर सकते। बोर्ड आल्सो डिटरमाइन हाउ द अडॉप्शन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स। बोर्ड ये बताएगा किस तरह इनको अडॉप्ट किया जाएगा और किस तरह इनको इंप्लीमेंट किया जाएगा। स्टेप 3 में बोर्ड आल्सो आइडेंटिफाई द नीड ऑफ चेंजिंग रेगुलेशन। अगर उसमें कोई रेगुलेशन जरूरी है तो वो एससीसीपी को रेफर करेगा, बताएगा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इस मैटर के हवाले से इन्फॉर्म करेगा और फिर इसमें वो चेंजिंग करके फिर उसको अडॉप्ट किया जाएगा। After satisfied resolution of issue, board and council consider matter of adaptation. ICAP recommend the adaptation to SCC by decision of the council. The decision is adopt the standard rest with SCCP। ICAP ही इन्फॉर्म करेगा SCCP को जो काउंसिल का डिसीजन होगा और फिर उस डिसीजन के मुताबिक जो जो रिकमेंडेशंस हैं वो करके तो फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। एंड पे बात मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि जो जो कॉन्सेप्ट्स आपके लिए एम्बिगुअस हैं वो सिर्फ इस वजह से कि आपकी एमजीटी 101 में ग्रिप नहीं है, उस पे ग्रिप होना जरूरी है एमजीटी फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 को समझने के लिए। देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 आपको आती नहीं है तो 2 कैसे आएगी? सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये जरूरी है। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।